हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पठन पाठन में व्यस्त होंगे और आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025। ठीक है, 20 फरवरी को जो पेपर होगा सोशल साइंस का, जिसको हम लोग एसएसटी बोलते हैं। ठीक है, सोशल साइंस का पेपर समझिए आउट है। हूबहू एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा जो मैंने बता रहा हूँ। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के सवाल हम लोग साथ में देखेंगे। देखिए, एनुअल एग्जाम का पेपर समझिए आउट है। ठीक है ना, जो मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, पोस्ट में जाकर चेक कर लें। ठीक है ना, उसको पहले देख लें, उसके बाद ये वीडियो को देखें। चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात है कि जो लोग अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो वो लोगों के लिए यह वीडियो रामबाण की तरह काम हो करेगा। ठीक है, एक वीडियो देखकर आप 90% से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। पहला सवाल देखिए, खूबसूरत सा है। एमसीक्यू देखिए 80 सवाल होते हैं, उसमें आपको 40 बनाना होता है। ठीक है ना, खंड अ में क्या सवाल होता है, 80 सवाल, 40 आपको बनाना पड़ता है। ठीक है ना, जो जो 40 आएगा उसको आप OMR में प्यार से रंगिएगा। ठीक है ना, फिलहाल हम शुरू करते हैं। पहला सवाल, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई है ना, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, बताइए। तो 1871 ईस्वी में। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं, कह रहा है कौन बीमारू राज्य है। ठीक है, कौन बीमारू राज्य नहीं है पूछा जा रहा है। कौन बीमारू राज्य नहीं है आपको बताना है। तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, बाकी बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा ये सब बीमारू राज्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए बताइए तीसरा का ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई, 1925 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए चौथा सवाल क्या बोला जा रहा है कि निम्न में कौन खरीफ फसल है। ख से खराब है ना, खराब मौसम कब होता है, बरसात में। ठीक है ना, कब होता है, बरसात में जो फसल उगाई जाती है उसको खरीफ फसल बोलते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा चौथा का, बताइए। चावल है ना, चावल उपजाया जाता है, धान की खेती होती है। अगला सवाल पांचवा कह रहा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना था। ठीक है, आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। पांचवा नंबर सवाल का बताइए। तो 1948 में बनाया गया था भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून। ठीक है, 1948 में। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6 है, बहुत ही प्यारा है। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी। ठीक है, पाटलिपुत्र जो है किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी। छठा नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो उदयिनी के शासन में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखिए, सातवां सवाल कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, 7 नंबर सवाल का बताइए। तो इंग्लैंड से। कहाँ से, इंग्लैंड से हुई थी। अगला सवाल देखिए, प्यारा है, बहुत बार रिपीटेड होता है। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया। तो बिस्मार्क ने। किसने किया, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 8 का सी। आगे बढ़ा जाए, 9वां सवाल कह रहा महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया है। ठीक है, कौन सा पत्र का संपादन किया है, कौन सा न्यूज़पेपर का संपादन किया है गांधी जी ने, है ना। 9 नंबर सवाल का जवाब बताइए। तो यंग इंडिया। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत में पहला छापखाना कहाँ लगाया गया था। चलिए 10वां नंबर सवाल का जवाब बताइए। तो गोवा में। कहाँ लगाया गया था, गोवा में। आगे है 11वां नंबर सवाल देखिए। 11वां नंबर कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। ठीक है, 11 नंबर सवाल का जवाब पाइए। तो स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में। अगला सवाल 12वां नंबर देखिए, कह रहा है निम्न में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है ना। सीढ़ीदार खेती किस में की जाती है ना, पूछा गया किस प्रांत में। ठीक है, कौन सा राज्य में। तो 12वां नंबर सवाल का जवाब बताइए। तो उत्तरांचल में की जाती है सीढ़ीदार खेती। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, 13वां नंबर सवाल देखना है आपको कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया। 13 नंबर सवाल का जवाब बताइए। तो 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। 14वां नंबर सवाल क्या कह रहा है सुनने का कि वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना स्थान है। 14वां नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो 10वां स्थान है, ठीक है। वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में 10वां स्थान है। 15वां नंबर सवाल देखने का कह रहा है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का इंपॉर्टेंट सवाल है। 15वां नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो चूना पत्थर, ठीक है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। चलिए 16वां नंबर सवाल देखिए। आज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के सवाल देखेंगे हम लोग, है ना। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च को। कब मनाया जाता है। 15 मार्च को। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है 17वां नंबर कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। 17 नंबर सवाल का बताइए। चीनी उद्योग, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं 18 नंबर सवाल। कह रहा है किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है, ठीक है। 18 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो छत्तीसगढ़ में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला सवाल 19वां नंबर सवाल, प्यारा सा सवाल है, देखिए। हाँ, सवाल भी प्यारा होता है। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है, ठीक है। हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन दिया गया है। चलिए बताइए किसको कहा जाता है। तो फ्रांसीसियों को, ठीक है। अगला सवाल 20वां नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से दिखाया जाता है, ठीक है। 20 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो बादामी रंग से दिखाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है ना, रट्टा लगा लेना है। क्या करना है, रट्टा लगा लेना है, ठीक है। अगला सवाल 21वां नंबर सवाल देखिए, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। 21 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो सर जॉन साइमन, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखिए, भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है। सिलिकॉन सिटी किसको कहा जाता है। 22 नंबर सवाल का जवाब देना है। तो बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला बढ़ते हैं। अगला सवाल बोला जा रहा है कि 2006 के, समझिएगा, ध्यान देने का, कहीं जाने का नहीं। कह रहा है 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या थी। कितना हजार आबादी होना चाहिए। 23 नंबर सवाल का तो 7000 होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल 24 नंबर देखना है। कौन सा, 24। दम घोटू गैस किसे कहा जाता है। दम घोटू गैस किसे हम लोग कहते हैं। 24 नंबर सवाल का तो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका फार्मूला CO। अगला देखिए, कह रहा है साख का अर्थ है, ठीक है। साख मतलब क्या होता है। 25 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो साख का होता है विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। ये भी दोनों है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। 26वां नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। नेल्लौर में ताड़ी विरोधी आंदोलन कितने गांवों में की महिलाओं ने भाग लिया था, ठीक है। कितने गांव। 26 का जवाब दीजिए। 26 नंबर का तो लगभग में 5000 गांव ने, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट। आगे देखिए, साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं। 27 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो 8 प्रकार के होते हैं साख पत्र। कितने तरह के, 8 तरह के। आगे कह रहा है दल विरोधी कानून कब पारित हुआ, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ। 28 का जवाब दीजिए। तो 1985 में। कब हुआ था, 1985 में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल भी अच्छा है। कह रहा है संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था। 29 नंबर, लोकतंत्र की स्थापना। क्या था जी, लोकतंत्र की स्थापना। अगला सवाल देखिए 30 नंबर, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है ना। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। 30 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो इनमें से सभी है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जान भार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, ठीक है। सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल 31 नंबर क्या बोला जा रहा है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि, व्यापार, उद्योग, इनमें से सभी। चलिए 31 नंबर का सवाल का जवाब दीजिए। तो कृषि पर ज्यादा लोग निर्भर करते हैं। 32वां नंबर सवाल देखने का कह रहा है मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? 32 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, है ना। तो 3 है। कितने हैं? मानव विकास सूचकांक 3। ये कितने सूचक है? 3 सूचक है। अगला सवाल देखिए 33 नंबर कह रहा है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है? कॉमर्शियल बैंक कौन है? 33 का जवाब दीजिए। SBI। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 34 नंबर। ठीक है, कौन सा सवाल? 34 नंबर भी प्यारा सा सवाल है देखने का। बोला जा रहा है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, है ना। 34 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो 1904 ईस्वी में। कब हुआ? 1904 में। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सेवा क्षेत्र कहा जाता है? किसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन दिया गया है, बताइए 35 नंबर सवाल का जवाब कौन होगा? तो तृतीयक क्षेत्र, है ना। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ जाता है, द्वितीयक में उद्योग धंधे और तृतीय में सेवा क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर सवाल देखते हैं। 36 नंबर सवाल बोला जा रहा है इनमें से कौन भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? नोकिया, डाबर, सैमसंग, इनमें से कोई नहीं। 36 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो डाबर है। कौन सा है? डाबर। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखिए 37। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? ठीक है, कहाँ प्रारंभ हुआ था? 37 का जवाब दीजिए। इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। अगला सवाल 38 नंबर देखिए। 38 नंबर क्या बोला जा रहा है? 38 नंबर कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है किसका? किसको है? राज्य आयोग को, राष्ट्रीय आयोग को, ये और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 38 का जवाब दीजिए। तो ये और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, राज्य आयोग को और राष्ट्रीय आयोग को। अगला देखिए 39 नंबर सवाल कह रहा है बिहार किस भूकंप जोन में आता है? ठीक है, बिहार जो है किस भूकंप जोन में आता है? तो तीसरा भूकंप जोन में आता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला सवाल हम लोग 40 नंबर देखेंगे। ठीक है, कह रहा है सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? 40 नंबर का जवाब दीजिए। तो संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए। इनमें से सभी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, है ना। और इसको 2-3 बार देख लीजिए। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, जैसे मैथ, संस्कृत, हिंदी, सारे पेपर जो मैंने बताया उसी से आया है, तो आपको भी देख लेना है। ठीक है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 41 नंबर सवाल का जवाब बताइए। कहाँ हुआ था? सेडोन में। ठीक है, अगला सवाल 42 नंबर क्या कह रहा है? सुनने का कह रहा है नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? 42 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो जल से। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला 43 कह रहा है गिरमिटिया किसे कहा जाता है? ठीक है ना, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा 43 का कौन होगा? अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। ठीक है, 44 पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है ना? पक्की सड़क सबसे ज्यादा किस राज्य में बना हुआ है? 44 का जवाब दीजिए। महाराष्ट्र में। कहाँ है जी? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। ठीक है, अगला सवाल 45 नंबर सवाल देखिए। 45 नंबर सवाल कर रहा है निम्न में कौन खरीफ फसल? चावल। अभी मैंने बताया था। ठीक है, कौन सा? 45 का सी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर में। तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियां पर चाय और कॉफी की खेती की जाती है ना? तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियों पर चाय और कॉफी की खेती की जाती है? चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ठीक है, अगला सवाल 47 नंबर है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है।
कौन सा एक कुपरिणाम है वो बताना है आपको। ऑप्शन दिया गया है आपके स्क्रीन पे, तो अलगाववाद, ठीक है। आगे, भारत में हुए 1970 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? 1977 में आम चुनाव हुआ था, उसमें किस पार्टी को बहुमत आया था? 48 नंबर का जवाब देना है आपको। तो जनता पार्टी को। किसको आया था? जनता पार्टी, ठीक है। आगे देखिए, गैरीबल्डी पेशे से क्या थे? नाविक। डी ऑप्शन करेक्ट, 49 का डी। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर सवाल की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। 50वां नंबर सवाल कहा जा रहा है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट, 50 का बी। आगे बढ़ते हैं 51, हंगरी की भाषा क्या थी? मैगियार, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखिए, अगला सवाल भी इम्पोर्टेंट है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? 52 नंबर का जवाब दीजिए। तो गैरीबॉल्डी ने। किसने किया था? गैरीबॉल्डी ने। लाल सेना का गठन किसने किया था? चलिए बताइए। लाल सेना का गठन, लाल कुर्ती अलग है, लाल सेना अलग है। लाल कुर्ती गैरीबॉल्डी ने, लाल सेना का गठन किसने किया? 53 नंबर का जवाब दीजिए। ट्रॉट्स्की ने किया था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 54 नंबर। कह रहा है अंको खाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, 54 नंबर का जवाब दीजिए। तो ये कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में। अगला है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? 55 का जवाब दीजिए। तो 1916 में, 1916 में। अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा सुपर फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान देना है 56 नंबर सवाल का। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू की? ठीक है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? 56 नंबर सवाल का जवाब बताइए। तो 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को। अगला सवाल 57 नंबर, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? 57 नंबर का जवाब तो अनवीकरणीय संसाधन है। भारत में पर्वतीय भूमि का प्रतिशत क्या है आपको बताना है। 58 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। लगभग में 30%, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 59 नंबर। 59 नंबर क्या है कि किस मृदा में लौह ऑक्साइड मिला हुआ होता है? 59 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो लैटेराइट मिट्टी में, ठीक है, मृदा में इस मिट्टी होता है। अगला सवाल चलते हैं 60 नंबर में। काली मृदा का दूसरा नाम, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है बताना है आपको। तो रेगुर मिट्टी, ठीक है, 60 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला चलते हैं 61 नंबर पे। पृथ्वी पर स्वच्छ पेयजल कितना प्रतिशत है? पृथ्वी पर जो है स्वच्छ पेयजल कितना प्रतिशत है? 61 का तो 2.5% मात्र, डी ऑप्शन करेक्ट। इसलिए सेव वाटर सेव लाइफ बोला जाता है, ठीक है। जल बचाइए जीवन बचाइए। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। 62 नंबर सवाल का जवाब तो एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। आगे नस्ल का आधार है, 63 नंबर सवाल का जवाब देना है आपको। तो जीव शास्त्र, नस्ल का आधार क्या है? जीव शास्त्र। अगला सवाल चलते हैं हम लोग 64 नंबर। कौन सा? 64 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया? 64 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, आर्टिकल 19। अगला सवाल देखिए, अगला 65 नंबर सवाल है। भारत विभाजन का मूल आधार था, भारत विभाजन का मूल आधार क्या था? तो धर्म था, ठीक है, पहले क्या था? धर्म था। अगला 66 नंबर, संघ सरकार का उदाहरण नहीं है, बताइए। संघ सरकार का उदाहरण नहीं है, 66 का जवाब दीजिए। चीन में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में कहाँ से हुआ था? ठीक है, 67 नंबर का जवाब दीजिए। तो राजस्थान से हुआ था। अगला सवाल 68 नंबर, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, 68 का जवाब दीजिए। तो 1956 में, 1956 में हुआ, ठीक है। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अभी बताया था कृषि क्षेत्र, ठीक है, 69 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ा जाए
70 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 70 नंबर सवाल में क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, 70 का जवाब दीजिए। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अगला देखिए 71 नंबर सवाल कहा जा रहा है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। चलिए शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। 71 का जवाब दीजिए। तो सेबी है, कौन सा है, सेबी है, ठीक है। अगला देखिए इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। 72 का 72 का जवाब दीजिए। बिहार को बोला जाता है पिछड़ा राज्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 73 नंबर की अर्थव्यवस्था के कुल कितने प्रकार हैं, ठीक है। 73 का जवाब दीजिए। तो 3 प्रकार है अर्थव्यवस्था के, ठीक है। आगे किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, बार बार रिपीट है, सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कृषि हो गया, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र हो गया, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र हो गया, ठीक है। 74 का बी हो गया। अगला देखिए इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है, 75 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर कौन है, 75 का जवाब दीजिए। तो सुनामी है, ठीक है। कौन सा है, सुनामी। 76 नंबर का चक्रवात किस प्रकार की आपदा है, चक्रवात जो है किस प्रकार की, तो प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात, सुनामी, ठीक है, टाइफन, ये सब। अगला सवाल इम्पोर्टेंट है 77 नंबर का, देखिए 77 का, सुनामी किस देश की भाषा का शब्द है, सुनामी। 77 का बताना है आपको आंसर। जापानी शब्द है, ठीक है, क्योंकि जापान में ज्यादा सुनामी आते रहता है। आगे देखिए इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है। तो कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है ये बताना है। 78 का जवाब दीजिए, ठीक है। तो महामारी नहीं है प्राकृतिक आपदा। आगे देखिए 79 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, सूखा के लिए कौन जिम्मेवार है, 79 का जवाब दिए। तो वर्षा की कमी, ठीक है। अगला 80 नंबर, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन है आपको बताना है। तो दामोदर नदी है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इस तरह से ऑब्जेक्टिव कर लिए हम लोग, 80 को था कर लिए, 40 आपको बनाना है। अब खंड ब में आते हैं, सेक्शन बी में आते हैं, हिस्ट्री का सवाल देखेंगे, ठीक है। हिस्ट्री का सवाल, उसमें भी लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखिए समझना है कि 1 से 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से 3 का जवाब देना है, प्रत्येक के लिए 2 नंबर, यानी 6 मार्क्स का हो गया, ठीक है। सवाल कितना रहेगा, 6 गो, बनाना कितना है, 3 गो, नंबर कितना मिलेगा, 6, एगो के लिए 2 मार्क्स, ठीक है। देखिए सवाल बिल्कुल आसान होता है, ध्यान से आप सुन लीजिए। कल पेपर जो है ना आपका 20 फरवरी को हूबहू सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल देख लेते हैं हम लोग सब देखेंगे, ठीक है ना। वहां आप कोई 3 लिखिएगा। जर्मनी के एकीकरण की 2 बाधाएं बताइए, ठीक है। तो लिखना है कि जर्मनी की एकीकरण की 2 बाधाएं निम्नलिखित है। पहला क्या था, राजनीतिक विभाजन, पॉइंट को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। राजनीतिक विभाजन का मतलब हो गया, दूसरा क्या है, धार्मिक विभाजन, यही दोनों ध्यान रखना है। राजनीतिक विभाजन में 1-2 लाइन लिखना है कि जर्मनी के कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, प्रत्येक राज्य का अपना शासक, अपनी सेना, अपनी नीतियां थी। इन राज्यों के बीच लगातार संघर्ष, प्रतिद्वंदता होती रहती, लड़ाई झगड़ा होते रहता था, ठीक है। तो यही पहला बाधा था, राजनीतिक विभाजन। दूसरा है धार्मिक विभाजन, धर्म को लेकर के होता था कि जर्मनी में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों धर्मों के लोग रहते थे। इन दोनों धर्मों के बीच धार्मिक मतभेद थे जो राजनीतिक विभाजन को एक और गहरा बनाते थे। इस तरह सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। अगला देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि हो चिन मिन्ह मार्ग की उपयोगिता क्या थी, ठीक है। दूसरा सवाल है आपका, देखिए कह रहा है यह मार्ग उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम की सीमा तक जाता था। इस मार्ग का नामकरण हो चिन मिन्ह नाम पर किया गया था।
ये अमेरिकी युद्ध में उत्तरी से दक्षिण वियतनाम के रसद और सैनिक सहायता इसी मार्ग द्वारा पहुंचाई जाती थी। अमेरिकी वियतनाम युद्ध और एकीकृत वियतनाम निर्माण में इस मार्ग की प्रमुख भूमिका थी। इस तरह लिखना है आपको, ठीक ना। 2 लाइन आप ऊपर से ध्यान में रखना है। चलिए तीसरा सवाल क्या है हम देख लेते हैं, ठीक है। और एकदम नीट एंड क्लीन लिखना है कॉपी को गंदा नहीं करना है। अगर एक लाइन गलत हो गया तो उसको वैसा ही छोड़ देना है, नीचे से लिखना शुरू कर देना है। देखिए, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का भारतीय कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? तो निम्नलिखित प्रभाव पड़े हैं। पहला जो है देखिए, निर्यात बाजार का विघटन। दूसरा जो है, कच्चे माल का दोहन हो रहा था। ये पॉइंट को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। देखिए कह रहा है निर्यात बाजारों का विघटन। औद्योगिक क्रांति से पहले भारतीय हस्तलिपि विशेषकर कपड़ा का यूरोप और दक्षिणी पूर्व एशिया में एक मजबूत निर्यात बाजार था, लेकिन ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादन के बड़े पैमाने पर उत्पादन और सस्ते दामों के कारण भारतीय हस्तलिपियों की मांगों में गिरावट आ गई, ठीक है। दूसरा है, कच्चे माल का दोहन होने लगा। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चे माल की भारी मांग थी। भारत में उपलब्ध कपास, जूट आदि ब्रिटेन भेजा जाता था, ठीक है। और वहाँ जो है, ध्यान दीजिए, और वहाँ इसे सस्ते कपड़े अन्य उत्पाद बनाए जाते, फिर इन्हें भारत में बेचा जाता था। इससे भारतीय हस्तशिल्प उद्योग कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। इस तरह सवाल को हम लोग लिख लेंगे। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल कहा जा रहा है शहरीकरण का मध्यम वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा है ना। तो बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। पूंजीपति श्रमिक वर्ग साथ साथ शहरों के मध्यम वर्ग का भी उदय और विकास हुआ है। ये नए नए सामाजिक समूह में उभरे हैं। इस समूह में बुद्धिजीवी, नौकरशाही पेशा, राजनीति, चिकित्सक, व्यापारी प्रमुख है। व्यावसायिक वर्ग नगरों के विकास का प्रमुख कारण बना है, जिससे शहरों का सामाजिक आर्थिक रूप से विकास हुआ है। बुद्धिजीवी एवं राजनीतिक वर्ग ने राजनीतिक सामाजिक चिंतन दिया तथा विभिन्न आंदोलनों को दिशा और नेतृत्व प्रदान किया। एक बार इन सब सवालों को आपको देख लेना है, ठीक है। 2 लाइन ऊपर से लर्न कर लेना है, बाकी मिला जुला के लिख देना है। खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था, ठीक है। देखिए, पहला कारण ओटोमन साम्राज्य का विघटन था। दूसरा कारण था मुस्लिम समुदाय की एकता, ठीक है। हाँ, खिलाफत आंदोलन का कारण समझिए। पहला कारण ओटोमन साम्राज्य का विघटन, दूसरा मुस्लिम समुदाय की एकता। पॉइंट ध्यान में रखना है आपको, इसलिए मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य को विभाजित करने के लिए ब्रिटेन और सहयोगियों ने कई संधियां की। 1920 में साइबस की संधि के तहत ओटोमन साम्राज्य के कई हिस्सों को विभाजित किया गया। तुर्की के मुस्लिमों के लिए एक बड़ा आघात था। ये क्या था? आगे देखिए, अगला है, दूसरा क्या है इसमें, मुस्लिम समुदाय की एकता। कह रहा है खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों को एकजुट करने का कार्य किया। भारतीय मुसलमानों ने महसूस किया कि यदि ओटोमन साम्राज्य को कमजोर किया गया तो यह उनके धार्मिक अधिकारों और पहचान को प्रभावित करेगा। इस प्रकार उन्होंने एकजुट होकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाई, ठीक है। आगे बढ़िए। छठा सवाल देखिए, कह रहा है असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया, ठीक है। गांधी जी के द्वारा, अब ऐसे आ सकता है एमसीक्यू में कि असहयोग आंदोलन को वापस कौन लिया, तो गांधी जी ने, ठीक है। देखिए, चौरा चौरा की घटना हुई, चौरा चौरी कांड, ठीक है। 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक एक छोटे कस्बे में एक भीषण घटना हुई। असहयोग आंदोलन के दौरान एक प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दिया, ठीक है, जिससे कई पुलिसकर्मी मारे गए थे, ठीक है। आगे, गांधी जी का निर्णय। इस घटना से गांधी जी को गहरा सदमा पहुंचा। उन्होंने हिंसा को आंदोलन का एक अभिन्न अंग मानने से इनकार कर दिया और उन्हें लगा कि इस घटना से आंदोलन का मूल उद्देश्य भटक गया है, इसलिए इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कठोर निर्णय लिए, ठीक है। इस तरह लघु उत्तरीय प्रश्न देख लिए। अब दीर्घ उत्तरीय देखिए कितना है, 7-8 यानी 2 सवाल पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय। एक का जवाब देना है, 4 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं।
देखते हैं सवाल क्या है। सवाल बहुत अच्छा है। 7वां सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सत्याग्रह की भूमिका की विवेचना करें। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सत्याग्रह की भूमिका। सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा विकसित एक अहिंसक प्रतिरोध का तरीका था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें शारीरिक बल का प्रयोग किए बिना न्याय और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी। सत्याग्रह की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? पहला अहिंसा है, दूसरा सविनय अवज्ञा, तीसरा सत्य और अहिंसा। सत्याग्रह का मूल्य सिद्धांत अहिंसा था। इसमें शारीरिक बल का प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि नैतिक बल सत्य का प्रयोग किया जाता था। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन। समझिए, कराए सत्याग्रही सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का पालन करने से इनकार करते थे, लेकिन साथ ही साथ कानून को तोड़ने के लिए भी हिंसा का सहारा नहीं लेते थे। सविनय अवज्ञा। अगला था सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी का यह मूल मंत्र है। ठीक है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा दो ऐसे हथियार हैं जिनके द्वारा किसी भी समस्या का समाधान हम लोग आसानी तरीके से कर सकते हैं। और एक था जन जागरण। सत्याग्रह का उद्देश्य केवल ब्रिटिश शासन का विरोध करना ही नहीं था, बल्कि लोगों की उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें एकजुट करना था। इसलिए गांधी जी को मास लीडर कहा जाता था, है ना। जहां भी जाते थे तो लोगों की भीड़ बहुत होती थी। ठीक है, क्या होती थी? लोगों की भीड़ बहुत होती थी। ठीक है, जैसे अभी नरेंद्र मोदी जाते हैं, लालू यादव जाते हैं, तो भीड़ कितने होती है। ठीक उसी प्रकार से नई आर्थिक नीति एनईपी किस प्रकार मार्क्सवादी सिद्धांतों के समझौता थे। ठीक है, समझिए दूसरा सवाल। कह रहा है साम्यवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा नहीं थी, परंतु लेनिन ने तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसानों को जमीन का स्वामित्व दिया। व्यक्तिगत स्वामित्व में उद्योग चलाने का भी अधिकार नई आर्थिक नीति को दिया गया। इससे क्या होगा? यह साम्यवादी नीति का साथ समझौता था, परंतु इससे सोवियत संघ अर्थव्यवस्था में सुधार होने लगा। ठीक है, इस तरह हम लोग देख लिए हिस्ट्री के सवाल। अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस के सवाल को। राजनीतिक, इसको सिविक्स भी बोला जाता है। ठीक है, आगे लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखें। 9 से 12 तक होता है। ठीक है, 9 से 12, 9, 10, 11, 12 यानी 4 सवाल होते हैं। इसमें से 2 का जवाब देना है, 2-2 नंबर का, यानी 4 नंबर हो गया। ठीक है, फिलहाल हम चारों सवाल को देखें। राजनीति मतलब होता है एक नेता के इर्द गिर्द घूमता हुआ सवाल। ठीक है, किसी विधायक जी को पकड़ लीजिए और उसी के इर्द गिर्द पंचायत हो गया, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर सोचते रहिए। पंचायती राज की त्रिस्तरीय संस्थाओं को नाम बताना है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है, पंचायती राज त्रिस्तरीय है। ठीक है, ऐसी व्यवस्था बिहार में त्रिस्तरीय। यह पंचायती राज व्यवस्था सबसे छोटी इकाई है। यह गांव लेवल पर काम करती है, गांव स्तर पर काम करती है। क्षेत्र पंचायत क्या है? यह ग्राम पंचायतों के समूह से मिलकर बनी होती है। क्षेत्र पंचायत पंचायतों के विकास कार्यों का समन्वय करती है। जिला पंचायत जो है यह सबसे बड़ी इकाई है। यह पूरे जिले के लिए विकास की योजनाएं बनाती है। इतना लिख देना है आपको। अब देखिए 10वां सवाल क्या इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं? तो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषयों की सूची को शामिल किया जाता है, उसे हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। इसमें राज्य और केंद्र दोनों सरकार की होती है। ठीक है, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को इसमें शामिल किया जाता है। ऐसी सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जब किसी एक की विषय पर केंद्र राज्य और दोनों कानून बताते हैं तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। ठीक है, केंद्र का मान सेंट्रल सरकार का मान्य होगा। अगला देखते हैं। अगला सवाल 11वां जो है, कह रहा है 11वां सवाल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? है ना, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी किसको कहा जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों के स्तर निर्धारण किया जाता है। इनमें कुछ राष्ट्रीय दल होते हैं, कुछ राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले के लिए शर्त पूरी करनी पड़ती है ना, उसी को हम लोग राष्ट्रीय दल बोलते हैं। जैसे भाजपा हो गया, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी था। ठीक है, ये सब कैसा था? राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे। देखिए पहला कंडीशन क्या है कि आप अगर पार्टी बनाना चाहते हैं, आप राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाने का योग कब होइएगा?
तो लोकसभा विधानसभा चुनाव में 4 अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों 6% मत प्राप्त होना चाहिए। 6% वोट आप लाइए, आप हारिए जीतिए उससे लेना देना नहीं। आगे दूसरा है, साथ ही साथ किसी राज्य अथवा राज्यों में लोकसभा में 4 सीटों पर विजय होना चाहिए, अथवा लोकसभा में कम से कम 3 राज्यों में 2% सीट प्राप्त होना चाहिए, तब आपको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिलेगा। अगला देखिए, दल बदल कानून क्या है, समझने का बहुत बार पूछा जाता है। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? दल बदल कानून उस निर्वाचित प्रतिनिधियों पर लागू होता है जो एक बार किसी विशेष दल से टिकट पर चुने जाने के बाद उस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल होते हैं अथवा निर्दलीय हो जाते हैं। यह कानून लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को पर लागू होता है। ठीक है, अगला सवाल, लघु उत्तरीय चारों कर लिए, अब दीर्घ उत्तरीय है ना। दीर्घ उत्तरीय में एक सवाल का जवाब देना है, 2 पूछा जाता है, 13 14, एक का जवाब दीजिएगा, 4 नंबर मिलेगा आपको। देखिए 13वां सवाल, अशिक्षा किस प्रकार सफल लोकतंत्र के लिए चुनौती है? तो अशिक्षा निश्चित रूप से एक सफल लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती है। यह कई कारणों से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधा पहुंचाती है। पहला है सूचना का अभाव, ठीक है। दूसरा क्या है, राजनीतिक जागरूकता का अभाव। सूचना का अभाव में 2 लाइन लिखिएगा कि शिक्षित व्यक्ति सूचना का विश्लेषण करने, तथ्यों की जांच करने, तर्कपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, लेकिन अशिक्षित लोग आसानी से गलत सूचनाओं का प्रचार के शिकार हो जाते हैं, जिससे वे सही निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, इसलिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आगे देखिए, राजनीतिक जागरूकता का अभाव होता है। उसमें शिक्षा ही लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करती है। अशिक्षित लोग राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी नहीं ले पाते, जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है। ठीक है, तीसरा है भ्रष्टाचार को बढ़ावा, है ना। अगर अशिक्षित लोग अक्सर भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं, वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने में असमर्थ होते हैं और नेताओं द्वारा आसानी से गुमराह किए जाते हैं। ठीक है, चौथा जो है सामाजिक असमानता है। शिक्षा सामाजिक असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। अशिक्षित लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और समाज में उसकी स्थिति कमजोर होती है। ठीक है, अब 14वां सवाल देखिए। 14वां सवाल भी इम्पोर्टेंट है, कह रहा है सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, अलग अलग मायने क्या है। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है शासन की विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा, है ना। पहला है शासन के विभिन्न अंग, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करती है। इनमें से कोई भी एक अंग सत्ता का सीमित प्रयोग नहीं कर सकता है, हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इसके सबसे अच्छा अमेरिका व भारत। यहाँ विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है तथा न्यायपालिका न्याय करती है। ठीक है, भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका कानूनों की जांच करके उस पर नियंत्रण रखती है। पहला पॉइंट था शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। तो इतना मैंने समझाया, इसमें 2-3 लाइन आप लिख दीजिएगा, पॉइंट पे मार्क्स मिलता है इसमें 5 नंबर में। ठीक है, आगे बढ़िए। दूसरा है सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा। पूरे देश में एक सरकार होती है, जिसे केंद्र सरकार और संघ सरकार कहते हैं। फिर प्रांत और क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें बना, जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। इसे सत्ता के बंटवारे वाले देश में संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होता है, केंद्र और राज्य सरकार को भी सत्ता का बंटवारा किस प्रकार तय होगा। सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। ठीक है, भारत में केंद्र और राज्य सरकार के अतिरिक्त स्थानीय सरकारें भी काम करती हैं। इनके भी सत्ता के बंटवारे के विषय में संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जिससे विभिन्न सरकारों के बीच शक्तियों को लेकर कोई तनाव नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तीसरा पॉइंट जो दिया गया है ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक दलों व दबाव समूहों द्वारा सत्ता का बंटवारा। पॉइंट तीनों ध्यान रख लेना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधाराओं सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथों में आती जाती रहती है ना। कभी सरकार आई, कितने सरकार आई, कितनी गई। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हितों को समूहों को सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियां सीधी भागीदारी करने, नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर समूह इस सत्ता की भागीदारी करते हैं। अमेरिका इसका अच्छा उदाहरण है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हो गया। अब इकोनॉमिक्स में आते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स में कह रहा है कि 15 से 18 है ना, 4 सवाल है, आपको 2 का जवाब देना है। 2-2 अंक का है, नहीं 4 नंबर मिलेगा। चलिए 15वां नंबर सवाल कर रहा है उदारवादी आर्थिक प्रणाली से क्या अभिप्राय है। तो उदारवादी आर्थिक प्रणाली एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम कम होता है। ठीक है, और बाजार स्वतंत्र रूप से काम करती है। इस प्रणाली में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, निजी संपत्ति और मुक्त बाजार का सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। उदारवादी आर्थिक प्रणाली की विशेषताएं निम्न है। पहला है मुक्त बाजार, दूसरा है निजी संपत्ति। ठीक है, मुक्त बाजार में क्या हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा है। समझिए, इस प्रणाली में उत्पादन और वितरण का निर्धारण बाजार की मांग और आपूर्ति के आधार पर होता है, न कि सरकार के नियंत्रण में। निजी संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार सुरक्षित होता है, राज्य इसे सीमित नहीं करता है। ठीक है, इस तरह आपको लिखना है एकदम साफ साफ। आगे बढ़िए। 16वां कह रहा है प्रतिभूति बाजार से आप क्या समझते हैं। तो प्रतिभूति बाजार एक ऐसा बाजार है जहां प्रतिभूतियों जारी की जाती है, खरीदी जाती है, फिर निवेशकों के बीच हस्तांतरित की जाती है। यह निवेशकों को कंपनियों और सरकारों द्वारा प्रतिभूतियां निवेश करने का मौका देता है। साथ ही यह मौजूदा निवेशकों को तरलता बाहर निकलने का रास्ता भी देता है। ठीक है, अगला सवाल 17वां देखिए, इम्पोर्टेंट है। 17वां सवाल भी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है वाणिज्यिक बैंकों में कोई 2 एजेंसियां कार्य बताए। पहला संपत्ति प्रबंधन, दूसरा भुगतान और निपटाने सेवाएं। संपत्ति प्रबंधन में क्या होता है, वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों की संपत्तियों का प्रबंधन करती है, कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं। दूसरा है भुगतान और निपटान सेवाएं। ठीक है, यानी क्रेडिट और डेबिट सेवाएं है ना। वाणिज्य बैंक विभिन्न भुगतान और निपटाने सेवाएं प्रदान कर जो व्यापारिक लेन देन में सुगम बनाती है। ठीक है, अगला 18वां सवाल देखिए। 18वां सवाल क्या कह रहा है कि गरीबी रेखा को परिभाषित करिए। तो गरीबी रेखा योजना आयोग द्वारा निर्धारित सीमांकन है। ठीक है, योजना आयोग अब बदल गया, नीति आयोग हो गया है। यह रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। यह एक काल्पनिक रेखा है जिसके नीचे के लोगों को गरीबी रेखा के नाम से जानते हैं। भारत में योजना नहीं, अब नीति आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया। 2100 से कम है ना, 2400 से कम है गांव में, तो उसको बोलेंगे गरीबी रेखा से। शहरी में 2100 कैलोरी से कम है। अब लॉन्ग सवाल देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 19-20-2 है, एक लिखना है, एक का उत्तर देना है, 4 नंबर मिलेगा। देखिए कह रहा है भारत जैसे विकासशील देश में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की उपयोगिता की विवेचना करिए। ठीक है, तो भारत जैसे विकासशील सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं की उपयोगिता निम्न है। ठीक है, पहला क्या है, आर्थिक समावेशन करना। ठीक है, दूसरा महिलाओं को सशक्तिकरण करना। तो पहला देख लेते हैं हम लोग, आर्थिक समावेशन। ठीक है, आर्थिक समावेशन, ऋण की उपलब्धता। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं उन लोगों को ऋण प्रदान करती है जो पारंपरिक बैंकों से ऋण प्राप्त नहीं कर सकते। यह विशेष रूप गरीब और निम्न आय के वर्ग को महत्वपूर्ण है जो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पूंजी की आवश्यकता रखते हैं। आगे महिला सशक्तिकरण। भारत में कई सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं विशेष रूप से महिलाओं को है ना पैसे देती है, लोन देती है। ये संस्थाएं महिलाओं को ऋण प्रदान करके उन्हें अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने में मदद करती है।
ठीक है, ये दूसरा हो गया था, ये तीसरा है। ठीक है, स्वरोजगार और उद्यमिता, छोटे व्यवसायों खासकर सूक्ष्म वित्तीय संस्था छोटे व्यवसाय को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिससे वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सके स्थानीय व्यवस्था मजबूत करने में मदद करता है और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। सूक्ष्म वित्तीय माध्यम से लोग अपना उद्यमिता स्थापित करते हैं और जो न केवल उनकी आय वृद्धि करता है बल्कि रोजगार का अवसर भी पैदा करता है। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा है सामाजिक विकास, शिक्षा और समाज। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं केवल आर्थिक सहायता नहीं देती है बल्कि वे शिक्षा और समाज सेवाओं के लिए भी वित्तीय उत्पाद उत्पन्न करती है। इससे परिवारों और अपने बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की मदद मिलती है। इससे क्या होगा, सामाजिक विकास होगा, है ना। एमएफआई अक्सर सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में शामिल होती है जो सामाजिक कल्याण, सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। चौथा है वित्तीय साक्षरता, इसमें शिक्षा और प्रशिक्षण आ गया। कौन सा, शिक्षा और प्रशिक्षण। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं अपने ग्राहकों के वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रदान करती हैं जिससे वे अपने वित्तीय प्रबंधन कौशल को सुधार सके और यह उन्हें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। अगला सवाल 20वां है। 20वां सवाल क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका होती है, बताना है। कह रहा है एक बहुराष्ट्रीय निगम वह है जिसका एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व होता है। इनकी उत्पादक क्रियाएं किसी एक देश में सीमित न होकर अनेक देशों में फैली रहती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विभिन्न देशों के उत्पादन को जोड़ने का काम करती है। इन कंपनियों में मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। अतः ये उन्हीं संस्थाओं कार्यालय में उत्पादन स्थापित जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन उपलब्ध हो। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे सामान्य तरीका अन्य देशों की स्थानीय कंपनियों को खरीदना है और उसके बाद उत्पादन का विस्तार करना है। कई बार यह स्थानीय कंपनियां साथ मिलकर संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। इससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया में तेजी आती है। ठीक है, इस तरह हो गया। अब ज्योग्राफी के सवाल देख लेते हैं। किसका सवाल देखते हैं, ज्योग्राफी का। लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, 21 से 26 तक लघु उत्तरीय, इसमें 3 का जवाब देना है, प्रत्येक के लिए 2 नंबर मिलेंगे। पहला देखिए 21वां नंबर क्या कह रहा है, शुष्क कृषि को परिभाषित करना है। शुष्क क्षेत्रों में नमी की अनुपलब्धता में की जाने वाली आधुनिक तथा वैज्ञानिक खेती शुष्क खेती कहलाती है ना। इतना लिख दीजिएगा। अगला पॉइंट में लिखिए, इसके अंतर्गत उपलब्ध सीमित नमी को संचित करके बिना सिंचाई के ही फसल उगाई जाती है। वर्षा की कमी के कारण मिट्टी की नमी को बनाए रखने तथा उसे बढ़ाने का लगातार प्रयास किया जाता है। इस तरह लिख देना है। अगला सवाल देखिए, 22 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है कि आधारभूत उद्योगों से क्या अभिप्राय है। तो जिनका निर्मित सामान दूसरे उद्योगों के आधार पर होता है वे आधारभूत उद्योग कहलाते हैं, जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग। ठीक है, 23वां सवाल देखा जाए। 23 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है, भारत में इम्पोर्टेंट है। भारत में जलोढ़ मृदा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। मृदा मीन्स मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है। पहला गंगा नदी का मैदान में, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। देखिए गंगा नदी का मैदान, गंगा नदी इसकी सहायक नदियों के किनारे जलोढ़ मिट्टी व्यापक क्षेत्र फैला हुआ है। यह क्षेत्र उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ब्रह्मपुत्र की नदी का मैदान असम और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए ज्यादा उपयुक्त है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 24 नंबर। ठीक है ना, कौन नंबर, 24 नंबर। 24वां नंबर सवाल कह रहा है कि ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो पेंसिल के लीड में, देखें पेंसिल में, दूसरा स्नेहक के रूप में, चिकना होता है इसलिए पेंसिल की लीड में स्नेह। इसमें लिख देना है 1-2 लाइन। ग्रेफाइट का सबसे सामान्य पेंसिल की लीड बनाने में होता है। पेंसिल की 88-60 वास्तव में ग्रेफाइट और मिट्टी के मिश्रण से बना होता है जो लिखने के लिए एक चिकनी और अस्थायी अनुभव प्रदान करता है। स्नेहक कह रहा है
ग्रेफाइट को उच्च तापमान पर चलने वाली मशीनों में तेल या पानी के साथ मिलाकर स्नेहक के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यह मशीनों के भागों के बीच घर्षण कम करने में मदद करता है, इसलिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। 25वां नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है, कह रहा है बिहार की 2 नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखे। तो बिहार के 2 नदी घाटी परियोजनाओं के नाम निम्न है। पहला है सोन नदी घाटी परियोजना, दूसरा है गंडक नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना क्या है? परियोजना बिहार की सबसे पुरानी, सोन क्या है? सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना। इस परियोजना का विकास अंग्रेज सरकार द्वारा 1874 ईस्वी में किया गया था। दूसरा है गंडक नदी घाटी। इस परियोजना का निर्माण गंडक नदी पर हुआ है। इसका मुख्यालय वाल्मीकि नगर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, कह रहा है मृदु जल क्या है? मृदु मीन्स होता है मीठा जल, ठीक है, जिसमें साबुन झाग दे दे। ठीक है ना, आगे पढ़ लेते हैं। मृदु जल वह जल होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों की मात्रा बहुत कम होती है। ये खनिज जल को कठोर बनाते हैं। जब हम साबुन को कठोर जल में घोलते हैं तो खनिज साबुन से अभिक्रिया करके एक अवक्षेप बनाता है, जिसके कारण झाग कम बनता है। लेकिन मृदु जल साबुन में आसानी से झाग दे देता है। तो देखिए सुनिए, मृदु जल किसको कहेंगे शॉर्ट में? तो वैसा जल, वैसा पानी जिसमें साबुन अच्छे से झाग दे दे, उसे हम लोग मृदु जल कहते हैं। एक कठोर जल होता है, वैसा जल जिसमें साबुन झाग नहीं दे, उसे हम लोग कहते हैं कठोर जल। ठीक है, अगला सवाल देखिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 27, 28 2 है। इनमें से किसी एक का जवाब देना है, 4 नंबर मिलेंगे। देखिए, मृदा निर्माण के कारकों का वर्णन करना है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। मृदा निर्माण के कारक निम्न है। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक शैल अथवा सस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ मुख्य कारक है। प्रकृति के अनोखे तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहले जल की क्रिया, पवन, हिमनद अपघटन की क्रिया आदि मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। अगला सवाल है देखिए, तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर कह रहा है मृदा में होने वाले रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव ह्यूमस जिसको कहते हैं, अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। इस तरह हम लोग सवालों को जवाब को लिखते हैं। अगला 28 नंबर सवाल देखिए। 28 नंबर सवाल कह रहा है कि हुगली औद्योगिक क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण देना है। हुगली औद्योगिक क्षेत्र भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है जो हुगली नदी के किनारे फैला हुआ है। यह क्षेत्र कोलकाता के निकट के कारण महत्वपूर्ण है। इसे भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक माना जाता है। इसका भौगोलिक स्थिति क्या है कि हुगली औद्योगिक क्षेत्र हुगली नदी किनारे स्थित है, जो उत्तर में बसबेरिया से लेकर दक्षिण में बिरला नगर तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर और चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर के बीच है। आगे देखिए अगला क्या है, इसका विशेषता जो है औद्योगिक विशेषताएं हैं। इसका उद्योगों की विविधता, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उद्योग विकसित हुए हैं, जैसे कि कपड़ा, जूट, खाद्य प्रसंस्करण, रासायनिक उद्योग। यहाँ जूट और चाय जैसे कृषि कच्चे माल की उपलब्धता ने उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संसाधनों की उपलब्धता, आगे क्षेत्र में कोयले के खदान जैसे रानीगंज और झरिया के निकट सस्ती श्रम शक्ति और जल प्रचुरता ने इस औद्योगिक क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दे दिया। इसका आर्थिक महत्व भी है, इसका आर्थिक महत्व भी है। देखिए समझिए, कह रहा है हुगली नदी इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग है, जो औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सहायक है। यहाँ के बंदरगाहों ने व्यापारों को सुगम बनाया है। ठीक है, जिससे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां बढ़ी है। इस तरह लिखना है आपको। ठीक है, अब हम आते हैं, एक छोटा सा टॉपिक जोड़ा गया है, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है 29-32 तक। इनमें से किन्हीं 2 का जवाब देना है। 4 दिया गया है, 2 का जवाब देना है। ठीक है, हाँ ये सिस्टम थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ता है, तो कलम आप थोड़ा फास्ट चलाइएगा। ठीक है, और टाइम कम मिलता है, 2 घंटा 45 मिनट ही दिया जाता है।
29वां नंबर देखिए, बाढ़ के कारणों का उल्लेख करना है। बाढ़ के निम्न कारण है। पहला, लंबे समय तक घनघोर जल वर्षा का होना नदियों की बाढ़ का मूल कारण है। जिन नदियों के मार्ग विसर्पों के कारण अत्यधिक घुमावदार होते हैं, उनमें विसर्पों के अवरोध होने के कारण नदियों का स्वाभाविक जल विसर्जन बाधा पर, जिसके कारण बाढ़ आ जाती है। ठीक है, ये मुख्य कारण हो गया बाढ़ आने का। ठीक है, अगला देखिए 30वां नंबर सवाल देखना है। कह रहा है भूकंप तरंगों के नाम लिखना है। तो भूकंप तरंगे 4 प्रकार की होती है। प्राथमिक तरंग प्राइमरी वेव होता है, द्वितीयक तरंग सेकेंडरी वेव, ठीक है उसको, तथा रेले वेद और एक लव वेद होता है। ठीक है, पी और एस तरंगे शरीर की तरंगे होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 31वां नंबर सवाल देखिए, कह रहा है प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं। फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार या प्राथमिक चिकित्सा का मतलब है किसी व्यक्ति को चोट लगने या बीमार पड़ने पर तुरंत दी जाने वाली चिकित्सा सहायता को हम लोग प्राथमिक उपचार कहते हैं। इसका मकसद है चोटों को कम करना और किसी भी तरह की दीर्घकालिक हानि को रोकना होता है। प्राथमिक उपचार किसी व्यक्ति के जीवन को तब तक बनाए रखने में मदद करता है जब तक कि उसे कुशल चिकित्सा सहायता न मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ना है। इसको 2-3 बार आपको पढ़ना है। देखिए 32 नंबर, आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संगठनों की क्या भूमिका होती है। देखिए, आकस्मिक प्रबंधन के मुख्य घटकों में स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। स्थानीय प्रशासन की मदद से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शिविर का निर्माण किया जाता है। प्राथमिक उपचार, एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशामक इत्यादि सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिससे आपदा प्रबंधन को सरल एवं सहज बनाया जा सके। वहीं स्वयंसेवी संगठनों का मुख्य काम आपदा क्षेत्र के गांव मोहल्लों में युवकों को मानसिक रूप से सुदृढ़ तथा तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के आपदाओं से संबंधित वीडियो फिल्म इत्यादि दिखाकर जागरूकता फैलाने का भी कार्य किया जाता है। आई होप आप चीजों को समझ पाए हों, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। तो सोशल साइंस का मैंने कंप्लीट डिस्कशन करवा दिया। ठीक है ना, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों पालियों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट के लिए इम्पोर्टेंट होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो को 2-3 बार देख लेना है। क्या करना है जी, वीडियो को 2-3 बार देख लेना है एग्जाम हॉल में जाने से पहले। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू दिल से।